हेलो एवरीवन, जेबी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कक्षा 10 के विज्ञान विषय में जीव जनन कैसे करते हैं ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग लैंगिक जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नर जनन तंत्र, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 10 के और कक्षा 12 के वीडियो जो है लगातार इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, और जल्द ही इंग्लिश की भी क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो फ्री ऑफ कास्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो इस चैनल को बड़ा करने में हमारी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी नीड हो, यूपी बोर्ड परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहा हो, जिनको भी नीड हो उसको इसको इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक साल दर साल जो है लगातार इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही, चाहे वो नर जनन तंत्र हो या फिर मादा जनन तंत्र हो। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो जब मैंने जैव प्रक्रम पढ़ाया था तो जैव प्रक्रम पढ़ाते समय मैंने 4 तंत्र पढ़ाए थे, जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इन सब के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी कोई अंग तंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस अंग तंत्र के अंगों के बारे में जानना जरूरी होता है, किन किन अंगों से मिल करके वो अंग तंत्र बना हुआ है, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, तो इसमें जितने अंग हैं, जो जो नर जनन तंत्र में अंग उपस्थित होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक नर जनन तंत्र का फिगर जो है वो बना हुआ है। ठीक, तो आइए सबसे पहले, अच्छा, नर जनन तंत्र किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग जनन टॉपिक पढ़ रहे हैं और जनन में भी मनुष्य में जनन पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य में जो जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया क्या है? जनन की क्रिया है मादा युग्मक का नर युग्मक से मिलना। तो जो नर युग्मक बनता है और उसके बाद उसको मादा के गर्भ में जो स्थापित करने की क्रिया होती है, वही जो है किसके माध्यम से होती है? नर जनन तंत्र के माध्यम से होती है। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग जो हैं वो होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है नर जनन तंत्र का, वो है हमारा ये अंग। ठीक है, अंडे के आकार का होता है, इसको कहा जाता है वृषण। ठीक, इसे क्या कहते हैं? वृषण। तो सबसे पहला जो अंग हो गया हमारा वो हो गया वृषण। ठीक, तो चलिए सबका पहले नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए, जो जो अंग है, पहले मैं एक मिनट, तो एक बार मैं सारी जो है वो लाइनें बना लूं, उसके बाद सबका नाम जो है हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, तो देखिए, जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारे नर जनन तंत्र का, वो कौन है? ये वाला अंग। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे वृषण कहते हैं। ठीक, इसका नाम क्या है? इसको वृषण कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं। ठीक, तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है, इसी में जो है, आगे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो इसी में
जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला अंग कौन सा हो गया नर जनन तंत्र का? वृषण। ठीक, तो ये हो गया, एक मिनट, वृषण। ठीक, उसके बाद वृषण के बाद वृषण से ही ये जो है ऐसे कुंडलित नलिका होती है। ठीक, इसका जो है ऊपरी जो है भाग दिखाया गया है, इसके अंदर यही जो ये नलिका है शुक्रवाहिनी इसको कहते हैं, यही बहुत ज्यादा वाइड होती है, कुंडलित होती है। ठीक, तो इसको कहा जाता है अधिवृषण। इसका नाम क्या है भाई? अधिवृषण। अधिवृषण। आगे चल करके मैं सबका जो है काम बताऊंगा, पहले सबका नामकरण जो है वो देख लीजिए। ठीक, उसके बाद अधिवृषण से निकली हुई ये एक नलिका जा रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऐसे घूम करके। ठीक, इसको, इसका जो नाम है ये है शुक्रवाहिनी। इसका नाम क्या है भाई? तो शुक्रवाहिनी। ठीक, शुक्रवाहिनी। ठीक, इसका नाम क्या हो गया? शुक्रवाहिनी। उसके बाद फिर ये आगे जाकर के ऐसे फंदा बनाते हुए आ रही है ना, तो ये जो है, अगर आप लोगों को याद हो तो उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, तो उत्सर्जन तंत्र में एक अंग था मूत्रवाहिनी। ठीक, तो ये वही मूत्रवाहिनी है, कहां से आई हुई है? ये आई हुई है हमारे किडनी से। ठीक है, तो ये किससे आई हुई है? किडनी से। तो ये है हमारी मूत्र वाहिनी। हालांकि ये नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको फिगर में सब कुछ समझाना है तो इसलिए इसको बता दे रहे हैं, बाकी ये नर जनन तंत्र का पार्ट नहीं है। ये दोनों, ये मूत्र वाहिनी है और ये हमारा मूत्राशय है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसमें क्या होता है? मूत्र आकर के इकट्ठा होता है। तो ये भी जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम लोग जनन तंत्र पढ़ते हैं तो पुरुष में क्या होता है कि मूत्र मार्ग और शुक्राणु का मार्ग दोनों एक ही होता है, तो इसीलिए कुछ पार्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं किसके? मूत्र के। ठीक है, तो ये है मूत्रवाहिनी और ये है मूत्राशय। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया भाई? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। उसके बाद यहां पर देखिए, ये घूम करके हमारी जो शुक्रवाहिनी है, ये घूम करके फंदा बनाती है मूत्रवाहिनी पर, और उसके बाद फिर आगे चल करके देखिए, आगे आती है तो यहाँ पर दो जो है आपको ग्रंथियां दिख रही होंगी। ठीक है, इस ग्रंथ का जो नाम है, इसका नाम है शुक्राशय। इसका नाम क्या है भाई? शुक्राशय। ठीक, तो ये जो है अपना स्राव छोड़ता है शुक्राणुओं में, तो इसको कहा जाता है शुक्राशय। शुक्राशय। ठीक, उसके बाद फिर जो अगला अंग है हमारा, ये है, ये मैंने पहले भी बताया है कि ये नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, लेकिन क्योंकि फिगर में दिखाया जाता है तो इसलिए बता दे रहा हूं। ये क्या है भाई? ये मूत्राशय है हमारा। ठीक, तो ये मूत्र वाहिनी आती है और यहीं पर जो है मूत्र इकट्ठा होता जाता है, बाद में फिर समय समय पर उसको हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। ठीक, तो ये है मूत्राशय। तो ये हो गया मूत्राशय। उसके बाद फिर आगे चल करके ये जो ग्रंथि है, ठीक, ये कुछ सर्कुलर दिख रही है ना, तो इसको कहा जाता है, ये है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। ठीक है, ये क्या है? प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। मैं सबका जो है काम आगे बताने वाला हूं, पहले आप जितने अंग हैं नर जनन तंत्र में सभी के बारे में जान लीजिए, उसके बाद सबके काम जो है हम लोग देखेंगे। तो ये है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। तो ये है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। ग्रंथि। ठीक, उसके बाद फिर आगे चल करके ये जो है, ये आगे चल करके जो शुक्रवाहिनी है ना, आकर के और ये जो मूत्र मार्ग है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इस जगह पर मिल जाते हैं। ठीक, तो इसको कहा जाता है, ये जो रास्ता आ रहा है इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो आगे चल करके जो शुक्र का शुक्राणुओं का जो आने का मार्ग है और मूत्र का आने का मार्ग है, दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो ये जो एक कॉमन डक्ट जो है, मतलब जो उभय नलिका दिख रही है, केवल अकेली नलिका, इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। ठीक, इसको क्या कहते हैं भाई? मूत्र मार्ग। तो ये हो गया मूत्र मार्ग। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट में जो ये मांसपेशियों की बनी हुई आकृति दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं शिश्न। इसको क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया शिश्न। ठीक,
तो इतने अंग जो हैं ये मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, सीक्वेंस में देख लीजिए। सबसे पहला अंग कौन सा है? वृषण है। ठीक, वृषण, इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद उसी से चिपका हुआ ये अधिवृषण नाम की जो है ये कुंडलित नलिका है, तो इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। इंग्लिश में इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे चल करके यही जो एपिडिडाइमिस है यहीं से एक नलिका निकलती है और इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक, इसको इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे चल करके इसी में आकर के मिलती है ये जो है आगे चल करके ये घूम करके आती है और इसी से एक ग्रंथ जुड़ी होती है। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? शुक्राशय। इसको इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे चल करके यहाँ पर ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, तो प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। फिर आगे चल करके यहाँ पर ये मूत्राशय है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलता है यानी मूत्र निकलता है और यहाँ से शुक्राणु आता है। दोनों का रास्ता यहाँ पर आकर के मिल जाता है। ठीक, और इस जगह से फिर आगे चल करके इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। इंग्लिश में इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। और फिर लास्ट में जो ये जो है मस्कुलर संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है शिश्न। ठीक, और इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं। ठीक, तो इतने अंग जो हैं ये मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब चलिए एक एक करके सबका जो है काम देख लेते हैं कि कौन सा अंग जो है इस अंग तंत्र में क्या काम करता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नर जनन तंत्र क्या है तो आप बताओगे कि अंगों का वह समूह है जो मिल करके नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा के शरीर में निषेचन के लिए इसे पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो नर युग्मक का निर्माण होता है इस अंग तंत्र में और साथ ही साथ इसकी एक और उत्पन्न करना ही इसकी जिम्मेदारी नहीं है, साथ ही साथ इसको निषेचन कराने के लिए मतलब मादा युग्मक के साथ मिलाने के लिए क्या करता है? ये स्त्री के जो है क्या कहते हैं स्त्री के साथ जब मैथुन क्रिया होती है तो उस समय भी ये मदद करता है स्त्री के योनि में पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद जो है अंदर निषेचन की क्रिया होती है जिसको मैं आगे मादा जनन तंत्र जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पार्ट्स को देखने के लिए कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा ये है, इसको कहा जाता है वृषण। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वृषण। वृषण का काम क्या होता है भाई? तो वृषण जो है हमारा यहीं पर निर्मित होता है नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक का नाम मैंने बताया हुआ था, क्या नाम होता है? शुक्राणु। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण कहां पर होता है? वृषण के अंदर होता है। ठीक, तो वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। तो यहीं पर किसका निर्माण होगा भाई? तो ये होगा हमारा नर युग्मक का निर्माण। तो नर युग्मक। ठीक, तो वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु एक प्रकार की क्या है? कोशिका है जिसमें आधा डीएनए होता है। ठीक है, तो शुक्राणु की कोशिका को मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो शुक्राणु की एक कोशिका है शुक्राणु की, इस तरीके की शुक्राणु की कोशिका होती है, बहुत ही छोटी कोशिका होती है। ठीक है, साइज में ये बहुत ही छोटी होती है। ठीक, मैथुन के समय जो है इनकी बहुत सारी संख्या, लाखों में ये निकलते हैं और इनमें से कोई एक जाकर के अंडाणु से जुड़ता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो ये है इसका ये केंद्रक है, इस कोशिका का ये क्या है भाई? केंद्रक है। ठीक, यहीं पर जो है जो जैविक पदार्थ है नर का वो उपस्थित होता है। ठीक, उसके बाद 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, गुणसूत्र। उसके बाद ये जो इसका पार्ट है इसी में जो है पोषण के लिए ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है जो कि इसको एनर्जी देता है। उसके बाद ये पूंछ है इसकी जो कि जब मादा के योनि में स्थापित किया जाता है इसको, तो उसके बाद गति करने के लिए, क्योंकि गति करते करते ये जाता है उसमें अंडवाहिनी के पास। ठीक, तो इस वजह से ये जो पूंछ है इसकी इसको गति करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये जो शुक्राणु नाम की कोशिका है इसका निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण होता है वृषण के अंदर। ठीक भाई, तो वृषण के अंदर किसका निर्माण होगा? तो वृषण के अंदर ही नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन नाम की क्रिया होती है और शुक्राणु जनन की कोशिकाएं जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं? नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक, अच्छा,
एक काम तो इसका हो गया नर युग्मक को तैयार करने का। दूसरा काम क्या है भाई? तो दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है यहीं पर एक हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा? तो हार्मोन जो है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है भाई? टेस्टोस्टेरोन। इसको मैं लिख दे रहा हूं। तो वृषण से ही एक हार्मोन उत्पन्न होता है, इसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन करता क्या है भाई? तो ये जो है ये पुरुषों के अंदर जो पौरुष का लक्षण है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जब यौनारंभ होता है लड़कों में 13 से 14 साल के आसपास, तो उस समय जो है ये क्या कहते हैं, शुक्राणु भी उत्पन्न करना शुरू करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या उत्पन्न करता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन उत्पन्न करता है। तो दोनों चीजें जो है वो यौनारंभ के समय 13 से 14 साल का जब लड़का होता है तो उसके बाद ये उत्पन्न होना शुरू होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? तो ये आवाज को भारी कर देता है लड़कों के, साथ में जो नर युग्मक है इसका निर्माण करना शुरू कर देता है, शरीर को मस्कुलर बना देता है। आपने सुना होगा कई सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको कहते हुए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाम लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो बॉडी वॉडी बनाने के लिए, तो उन सब में ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन मदद करता है। ठीक है, दाढ़ी मूछ जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो आने लगता है तो दाढ़ी मूछ भी निकलने लगती है। तो जो भी लैंगिक परिवर्तन होते हैं यौनारंभ के समय लड़कों में, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो उसके लिए उत्तरदायी है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। कहां उत्पन्न होता है? तो वृषण के अंदर उत्पन्न होता है। तो वृषण के आपने दो काम पढ़ लिए। पहला क्या उत्पन्न करना? नर युग्मक अर्थात शुक्राणु को उत्पन्न करना। दूसरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन उत्पन्न करना। ठीक, चलिए अब उसके बाद जो नर युग्मक उत्पन्न हुए हैं, जो शुक्राणु की कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं, कहां पर? इस वृषण के अंदर। ये जो है परिपक्व होने के लिए कहां जाती हैं? ये अंदर कुंडलित नलिका होती है। इसमें बहुत सारी ऐसे कुंडलित नलिका होती है इसके अंदर। ठीक है, इसकी काट नहीं बनाई है हमने। इसके अंदर ये जो नलिका है ये बहुत सारी क्या होती है? कुंडलित होती है। ठीक, तो ये जो कुंडलित नलिका है जिसको हम नाम दे रहे हैं अधिवृषण या एपिडाइडिमिस। ठीक, तो इसके अंदर जो भी वृषण के अंदर उत्पन्न हुआ शुक्राणु है वो जा करके यहीं पर रुक जाता है, और रुकने के बाद यहीं पर मेच्योर होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, तो शुक्राणु के परिपक्वन का, शुक्राणु के मेच्योर होने का स्थल कौन सा है? तो वो है हमारा अधिवृषण। ठीक, तो क्या जान गए आप लोग? जो शुक्राणु वृषण से निर्मित हुए हैं वो जाकर के कहां परिपक्व होते हैं? अधिवृषण के अंदर परिपक्व होते हैं। कितने समय तक रहते हैं? लगभग 1 महीने तक। अगर कोई कोशिका बनी, ये जो शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक, ये जो शुक्राणु की कोशिका बन रही है, ये अधिवृषण के अंदर एक कोशिका जो है जब बनने के बाद जाकर के अधिवृषण में रुकती है, तो रुकने के बाद 1 महीने लगता है। ये 1 महीने में मैच्योर होती है, और अगर उस दौरान जो है वो इनको नहीं निकाला गया तो फिर ये वहीं पर क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, खत्म हो जाती है। फिर इनके जगह पे दूसरी कोशिकाएं आती हैं। ठीक, तो अधिवृषण का काम हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहीं पर जो है परिपक्व होता है। कौन परिपक्व होता है? तो यहीं पर जो है हमारा जो शुक्राणु है जो उत्पन्न हुआ है वृषण के अंदर वो परिपक्व होता है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आगे चल करके नली के रूप में आगे बढ़ता है, और ये जो है पूरी ये लंबी सी नली जो है लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, इसको कहा जाता है शुक्र वाहिनी, क्योंकि जो यहाँ पर अधिवृषण में शुक्राणु बने हुए हैं, जब मैथुन क्रिया होती है, मेटिंग होती है, ठीक है, स्त्री पुरुष का संयोग होता है, तो उस समय क्या होता है कि यहां से शुक्राणु जो है, जो परिपक्व शुक्राणु है वो निकलते हैं, और निकलने के बाद इसी वाहिनी से जो है आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जा करके आगे फिर इन्हीं में ये जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, इनके स्राव आकर के मिलते हैं। तो ये क्या है? ये एक रास्ता है, ये एक नली है जिसके माध्यम से जो शुक्राणु है वो आगे चल करके कहां पहुंचता है? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथ के पास पहुंचता है। ठीक, तो ये हो गई शुक्रवाहिनी। ठीक, शुक्रवाहिनी बस एक रास्ता है जिसके थ्रू जो है हमारा जो शुक्राणु है, स्पर्म सेल जो है वो क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। अब जब ये शुक्राणु आगे घूम करके आता है तो इस जगह पर 2 ग्रंथियां आपको दिख रही हैं, ये है, ठीक, ये दोनों, तो इसको क्या कहते हैं? शुक्राशय, और उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि,
ये दोनों ग्रंथियां जो है जैसे ही शुक्राणु इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से आते हैं, वैसे ही ये दोनों ग्रंथियां जो हैं ये कुछ तरल पदार्थों को स्रावित करती हैं, कुछ लिक्विड को स्रावित करती हैं। ठीक, वो लिक्विड जो है वो इस स्पर्म सेल जो आ रही हैं, शुक्राणु जो आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मिल जाती है। ठीक, तो क्या काम है भाई शुक्राशय का और प्रोस्टेट ग्रंथि का? तो ये कुछ द्रवों को स्रावित करते हैं, कुछ लिक्विड को स्रावित करते हैं, जो मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है? तो जो शुक्राशय, सॉरी, जो क्या कहते हैं, ये आया हुआ है, शुक्राणु आया हुआ है, इसके साथ क्या होता है? मिल जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो स्राव छोड़ रहे हैं शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, इससे होगा क्या? तो ये जो है स्राव जो है ये मिल जाता है शुक्राणुओं में। ठीक, शुक्राणु जो आ रहे हैं ये नली के माध्यम से, इसमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिलने के बाद ये तीन चीजें करते हैं। ठीक, इन दोनों से निकला हुआ जो स्राव है ये तीन चीजें करता है। अब हम इसको, जो भी द्रव बनता है यहां पर आकर के, वो गाढ़ा चिपचिपा एक द्रव बनता है। ठीक, वो द्रव जो है, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जो शुक्राणु है जब आते हैं और यहाँ पर शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ जो स्राव है जब मिल जाता है शुक्राणु में, तो करता क्या है ये? तो यहाँ पर जो शुक्राणु है आकर के जब द्रव मिलता है, तो उसके बाद शुक्राणु फिर नहीं कहा जाता उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वीर्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस जगह पर जब शुक्राणु चल करके आते हैं और घूम करके यहाँ पर शुक्राशय से निकला हुआ जो स्राव है और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ स्राव है, जब उसमें मिल जाता है तो शुक्राणु फिर शुक्राणु नहीं कहे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस द्रव को वीर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर्य। इंग्लिश में उसको सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है भाई? तो शुक्राणु से निकला, शुक्राशय से निकला हुआ द्रव और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ द्रव जब शुक्राणुओं में मिल जाता है तो एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वीर्य या सीमेन। ठीक, चलिए, अब उसके बाद जो वीर्य है या फिर जो सीमेन है, उसमें ये द्रव मिल करके करते क्या है? तो तीन चीज करते हैं। कौन कौन सा काम करते हैं? तो तीन चीज करते हैं। पहला काम तो उसको पोषण प्रदान करते हैं। जो शुक्राणु कोशिकाएं यहां से चल करके आई हुई हैं, उनको क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। पोषण से होता क्या है? क्योंकि आगे चल करके जो शुक्राणु है जब मादा के योनि में स्थापित किया जाता है, तो उसके बाद उसको कुछ दूर तक ट्रेवल करना रहता है, जो कि मैं बताऊंगा जब मैं मादा जनन तंत्र पढ़ाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे शुक्राणु जब योनि में स्थापित किया जाता है, उसके बाद गर्भाशय में जाता है, फिर गर्भाशय से अंडवाहिनी में जाता है, अंडवाहिनी में जाकर के निषेचन की क्रिया होती है। तो उस जनन कोशिका के पास यानी शुक्राणु के पास कुछ क्या होना चाहिए? कुछ न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, ताकि वो आगे चल करके गति कर सके। तो वो पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ स्राव करता है। ठीक, तो पहला काम तो क्या हो गया? ये स्राव जो निकलता है शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्रंथि से, ये उसको न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको तरलता देता है। ठीक, तो जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो तरल हो जाती हैं ताकि जो है मादा के जो है योनि में स्थापित करने में आसानी हो। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा काम क्या करता है? तो तीसरा काम उसको थोड़ा सा क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, बेसिक नेचर का बना देता है। क्षारीय बनाने से होता क्या है? तो क्षारीय बनाने से क्या होता है? जो यहाँ पर देखो, अब हो क्या रहा है कि जो शुक्राशय है वो, शुक्राणु जो है वो इधर से आ रहा है और उसके बाद मूत्र इधर से आ रहा है। तो मूत्र जो होता है वो हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, तो अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से जो शुक्राणु आ रहा है उसकी कोशिकाएं मर सकती हैं। ठीक है, क्षारीय अम्लीय माध्यम में शुक्राणु की कोशिकाएं क्या हो सकती हैं? नष्ट हो सकती हैं, मर सकती हैं। तो इस वजह से जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ स्राव है वो शुक्राणुओं को थोड़ा सा क्षारीय बना देता है।
क्षारीय बनाने से क्या होता है कि जो शुक्राणु है वो अम्लीय माध्यम में जब आते हैं, क्योंकि आगे जो है ये मूत्र मार्ग भी है, तो मूत्र भी इधर से ही आ रहा है, तो हो सकता है मूत्र के कुछ पार्ट्स जो है रास्ते में रुके हुए हों, ठीक, तो वो क्या कर सकते हैं, वो शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। तो नष्ट होने से बचाने के लिए जो शुक्राणु है उनको थोड़ा सा क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि आगे चल करके शुक्राणु जब मूत्र के संपर्क में आए तो नष्ट ना हो। तो 3 काम हमने पढ़ लिए, शुक्राशय से और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले हुआ जो स्राव है क्या काम करता है, पहला शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है ताकि आगे चल करके गर्भाशय में और अंडवाहिनी में गति करते समय उनको एनर्जी मिलती रहे। दूसरा क्या करता है, दूसरा जो है लिक्विडिटी यानी तरलता प्रोवाइड करता है, मतलब तरल हो जाए शुक्राणु ताकि गति करने में उसको आसानी हो। और तीसरा जो है वो शुक्राणुओं को क्षारीय बना देता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और आगे चल करके क्योंकि मूत्र के संपर्क में आने वाला है तो इस वजह से नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से पहले से ही शुक्राणुओं को क्या बना देता है, क्षारीय, ताकि अम्ल का विरोध, जो अम्ल का विरोधी कौन होता है, क्षार होता है, तो क्षारीय माध्यम, क्षारीय जो है शुक्राणु वो जो अम्लीय जो मूत्र है उससे जो है नष्ट नहीं होता है। ठीक, अब आगे चल करके क्या होता है कि अब आगे चल करके दोनों मार्ग, पुरुष में जो है मूत्र मार्ग और शुक्राणु मार्ग दोनों जो है वो एक ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, पुरुष के अंदर जो शुक्राणु का मार्ग है, शुक्राणु का मार्ग ये है, ठीक, ये, और मूत्र का मार्ग भी यही है, तो दोनों मार्ग क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है मूत्र मार्ग। ठीक है, या इसी को शुक्राणु मार्ग भी कह सकते हैं, मूत्र मार्ग या फिर शुक्राणु मार्ग इसको कहते हैं। अब ये जो मूत्र मार्ग है ये पतली जो है नलिका होती है जो किसके अंदर से पास होती है, तो ये जो पूरी मस्कुलर, ये मांसपेशियों की बनी हुई संरचना है, इसको बहुत सारी नसें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है इसी को कहते हैं शिश्न। मैथुन के समय यानी मेटिंग के समय जब स्त्री पुरुष आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करते समय यही जो शिश्न है ये मादा के योनि में जाकर के और जो भी यहाँ से वीर्य आया हुआ है, सीमेन आया हुआ है, उसको स्थापित करने में सहायता करता है। ठीक, तो हमने समझ लिया कि शिश्न का काम क्या होता है, शिश्न का काम है मादा के योनि में जाकर के किसको स्थापित करना, जो भी शुक्राणु यहाँ से आए हुए हैं उनको स्थापित करने का काम किसका होता है, शिश्न का होता है। ठीक, तो ये यही है जो है पूरा नर जनन तंत्र, और यही पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को समझा दी कि कैसे कैसे वृषण में निर्माण हुआ शुक्राणु का, फिर कैसे अभिवृषण में परिपक्व हुआ, फिर कैसे शुक्रवाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ा, फिर आगे चलकर की कैसे जो है शुक्राणु को पोषण प्राप्त हुआ, कैसे वो क्षारीय बना, कैसे वो तरल बना, उसके बाद फिर आगे चला करके कैसे वो किसकी सहायता से मादा के योनि में स्थापित होगा, ये जो है पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दी। ठीक, इसी को मैंने जो है स्लाइड के फॉर्म में यहाँ पर देखिए ये पूरा मैंने दिखाया हुआ है। ठीक, ये पूरा मैंने दिखाया हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ करके आपको बता देता हूँ कि मुख्य अंग कौन कौन से हैं। वृषण, इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस का काम क्या होता है, यह अंडकोश में स्थित होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ, इसको देख लीजिए, ये जो हमारा वृषण है ये वृषण कोश के अंदर उपस्थित होता है। तो पुरुष के अंदर थैलीनुमा जो है एक संरचना होती है जो शरीर के बाहर जो है ये लटकती रहती है। ठीक, अच्छा शरीर के बाहर क्यों है भाई, तो जो शुक्राणु की कोशिकाएं हैं, इसको पहले इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, तो इसका नाम है, क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है एक मिनट, देखिए भाई, ये जो पाउच थैलीनुमा जो है संरचना है, इसका जो नाम है, इसका नाम है वृषण कोश। इसको कहा जाता है वृषण कोश कहते हैं। ठीक, और वृषण कोश के अंदर ही हमारे जो वृषण है, एक जोड़ी होता है वृषण, 2 वृषण होते हैं। ठीक है, पुरुष में कितने वृषण होते हैं, 2 वृषण, तो 2 वृषण इसी वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, वृषण कोश। ठीक है, इसको स्क्रोटम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। तो ये जो वृषण कोश है ये शरीर के बाहर निकला होता है और इसी के अंदर हमारे जो 2 वृषण हैं, एक जोड़ी वृषण जो है वो रहता है। अब ये बाहर क्यों है भाई, बाहर रहने का रीजन ये है कि जो शुक्राणु की कोशिकाएं हैं, जो कोशिका मैंने अभी दिखाई हुई थी आप लोगों को, ये वाली जो कोशिका है
इसको शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए। ठीक, मतलब शरीर का जितना तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए इनको निर्मित होने के लिए और जीवित रहने के लिए, क्योंकि शरीर के तापमान में अगर ये आएंगी कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए जो हमारा वृषण कोश है ये शरीर के बाहर होता है, ठीक है, शरीर के बाहर ये थैलीनुमा संरचना होती है, इसी के अंदर जो है वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक, तो वृषण कोश के बारे में मैं जो कि बताना भूल गया था इसको मैंने बता दिया। ठीक, तो देखिए वृषण क्या है, वृषण कोश को ही अंडकोश भी कहते हैं। तो यह अंडकोश में स्थित होते हैं, यहाँ पर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, तो दो चीज यहाँ पर पता चल गई, ये कहाँ स्थित होता है, तो वृषण कोश में स्थित होता है। क्या बनता है इसमें, शुक्राणु बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा है अंडकोश जिसको इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ त्वचा की ढीली थैली होती है जिसमें वृषण स्थित होते हैं। तो ये जो है ये थैली है जिसके अंदर वृषण जो है वो स्थित होता है। बाहर क्यों होता है, तो वो लिखा हुआ है यह वृषण के तापमान को कम रखता है जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि शुक्राणु शरीर के सामान्य तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए ये शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। उसके बाद आ गई शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी जिसको स्पर्म डक्ट या फिर वाज डिफरेंस कहते हैं, ये क्या है, तो यह वृषण से शुक्राणुओं को मूत्राशय के पास स्थित शुक्रवाहिनी में ले जाती है। ठीक है, तो ये वृषण से कहां ले जाती है भाई, तो ये वृषण से क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी के पास ले जाती है। ये चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला, इसको मैं दिखा दे रहा हूं ये। ठीक, तो ये है शुक्रवाहिनी हमारी, ये जो है शुक्राशय के पास इसको शुक्राणुओं को ले जा रही है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्या है भाई, अगला है जो, और ये क्या करती है शुक्रवाहिनी में आगे चल करके शुक्राशय से शुक्राणु को पोषण देने वाला द्रव, क्षारीय द्रव जो है वो निकलता है और जिससे शुक्राणु सक्रिय और सुरक्षित रहते हैं। तो वो मैंने बता ही दिया है। ठीक, उसके बाद फिर अगली जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यह ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है। तो मैंने अभी बताया था कि क्षारीय जो है माध्यम में शुक्राणु जीवित रहते हैं, अम्लीय माध्यम में खत्म हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद शुक्राणु को सक्रिय रखने के लिए क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद जो है अगला अंग है हमारा शिश्न, ठीक है, पेनिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। पेनिस जो है ये क्या करता है, इसी की सहायता से शुक्राणु जो है वो मादा के सहवास के समय, मेटिंग के समय क्या होता है, शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचता है और उसके बाद जो है वहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। और लास्ट जो है वो है मूत्र मार्ग, इसको इंग्लिश में यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा का काम क्या है, यह नली शिश्न के भीतर से होकर जाती है, इसी मार्ग से मूत्र जो है वो शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं। तो मूत्र भी मैंने बताया कि पुरुष में जो है मूत्र मार्ग और शुक्राणु का मार्ग एक ही है, तो शुक्राणु और मूत्र दोनों ही एक ही नली से जो है वो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है संक्षेप में दिया गया है नीचे, ठीक है, तो देख लीजिए ये। तो वृषण जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। शुक्राणु शुक्राणुवाहिनी द्वारा जो है आगे पहुंचते हैं, यहाँ से स्रावित द्रवों के साथ मिलकर शुक्र बनता है। शुक्र मतलब सीमेन, वीर्य। ठीक, वीर्य बनता है और फिर ये शिश्न के माध्यम से स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक, तो ये हमारा जो है पूरा नर जनन तंत्र मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए जो है सारे वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वे में। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हम लोगों ने स्लाइड भी बना करके इसको समझाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है। ठीक है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इस चैनल पर हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, वैसे वैसे जो है ये क्लासेस जो है वो और रेगुलर और भी लंबी क्लासेस होंगी, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा मादा जनन तंत्र के बारे में। ओके, थैंक यू।